नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध विराम तो कर लिया है, लेकिन दरअसल इस युद्ध विराम के बाद डोनाल्ड ट्रंप खुद, उनकी सरकार बुरी तरह से फंस गई है। वो क्यों फंस गई है, आज मैं इसी पर बात करने जा रहा हूं। और कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी तक डिस्कशन से बाहर हैं, जिनके बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं, मैं उन पॉइंट्स की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। तो मैं कह रहा था कि ट्रंप ने युद्ध विराम करके अपने आप को फंसा लिया है। हालांकि युद्ध विराम करके वो एक फंदे से निकले हैं, वो बच के निकले हैं, नहीं तो उन्हें और बड़े युद्ध में फंसना पड़ता। अगर वो वहाँ पर अपने ग्राउंड ट्रूप्स उतारते तो और लंबी लड़ाई में फंस जाते। और इसीलिए उनकी बेचैनी, उनकी छटपटाहट, उनकी बौखलाहट उनके ट्वीट्स में, उनके सोशल मीडिया पोस्ट में आने लगी थी, जिसमें वो एक विक्षिप्त नेता की तरह अनाप शनाप बकते हुए दिख रहे थे, ईरानी सभ्यता को के सर्वनाश की बात कर रहे थे, गालियां दे रहे थे, जो कि एक राष्ट्रपति को, और वो भी सुपर पावर के सुप्रीम को लीडर को, इस तरह से करना शोभा नहीं देता है, लेकिन वो कर रहे थे। उस जंजाल से तो वो निकल आए, क्योंकि ईरान ने थोड़ी सी उनके लिए जगह बना दी। होर्मुज जल डमरू मध्य से विमानों की आवाजाही को सुनिश्चित कर दिया, हालांकि वो भी टोल टैक्स के साथ, लेकिन उन्हें इतने में ही राहत मिल गई। ये और बात है कि अमेरिका के राष्ट्रपति और वहाँ के रक्षा मंत्री बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ईरान को तबाह कर दिया, वगैरह वगैरह, जो कि अब समझ में आ रहा है लोगों के कि सरासर झूठ है। नुकसान हुआ है ईरान का, इससे कोई असहमत नहीं हो सकता। ईरान की लीडरशिप भी असहमत नहीं होगी, क्योंकि नुकसान तो हुआ है। लोग भी मारे गए हैं, बड़े नेता मारे गए हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं। लेकिन ईरान अपने वजूद को, अपने कहना चाहिए कि अहमियत को बचाने में कामयाब रहा है, और वहाँ पर खड़ा है जहाँ उसका अपर हैंड है। और उस अपर हैंड को इस युद्ध विराम की शर्तों में भी देखा जा सकता है, या युद्ध विराम जिन आधार पर हुआ है उसमें भी देखा जा सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि अब इस्लामाबाद में कल शुक्रवार से बातचीत शुरू होने जा रही है। इस बातचीत में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं, और जेडी वैंस हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं, लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है कि वो ईरान के किस नेता या किन लोगों से बात करेंगे। क्योंकि अमेरिका और ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि वहाँ की जो रिजीम चेंज कर चुके हैं, वो वहाँ की लीडरशिप को ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन है तो लीडरशिप वही जो जिनसे उनके साथ बैठना पड़ेगा, उन्हें बातचीत करनी पड़ेगी। ठीक है कि मुस्तफा खुमैनी उपलब्ध नहीं है, 39 दिनों से उनको छिपा कर रखा गया है। न तो उनका कोई ऑडियो सामने आया है, न वीडियो सामने आया है, न वो पब्लिक में सामने आए हैं। कहा जा रहा है कि वो ज़ख्मी हैं, उनका इलाज चल रहा है। कोई नहीं जानता कि मुस्तफा जीवित हैं या नहीं हैं। उन्हें घोषित जरूर कर दिया गया सुप्रीम लीडर, लेकिन क्या सचमुच में वो इस स्थिति में हैं कि इन वार्ताओं को गाइड कर सके, निर्देश दे सके कि किन आधार पर क्या बातचीत होनी है, या जो बातचीत होनी है उसके एजेंडे को तय करने वाला कौन व्यक्ति या कौन समूह है। इस बारे में अभी एक तरह से कहना चाहिए कि धुंधलका बना हुआ है। मोटे तौर पर यह माना जा रहा है कि इस बातचीत में ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची हिस्सा लेंगे, और अराक्ची का एक लंबा अनुभव है। पिछली बार जो ओबामा के साथ एक समझौता हुआ था, जिसे JCPOA कहते हैं, और उसके बाद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की जांच पड़ताल, अंतर्राष्ट्रीय निगरानी वगैरह वगैरह सब तय हो गया था, उसमें अराक्ची की भूमिका थी। तो उनको लंबा अनुभव है इस तरह की टॉक्स में को हैंडल करने का, तो वो संभवतः इस बातचीत में हिस्सा लेने जाएंगे।
यानी जो रिजीम वहाँ थी, जो रिजीम वहाँ है, उसी के प्रतिनिधि से अब अमेरिका के उपराष्ट्रपति अमेरिका के प्रतिनिधि के तौर पर बात करेंगे। ईरान की ये एक बहुत बड़ी विजय है, क्योंकि जिस रिजीम को ख़त्म करने की बात की थी वो तो मौजूद है और उसी रिजीम से अब अमेरिका बात करेगा। तो एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है। दूसरी बड़ी बात यह है कि बातचीत का जो एजेंडा है वो ईरान ने सेट किया है, वो अमेरिका का एजेंडा नहीं है। ईरान ने जो 10 पॉइंट प्रपोजल बनाकर दिया था, जिसको आधार मानकर कि ये वर्केबल बेसिस हो सकता है, बातचीत का होगा, उस 10 पॉइंट प्रपोजल पर ही बात होगी। जो 15 पॉइंट का प्रपोजल पहले ट्रंप ने प्रपोज किया था, जिसको ईरान ने कूड़ेदान में डाल दिया था, उसका अब कोई नाम लेवा नहीं है। ना ट्रंप ने उसका कोई जिक्र किया, न जेडी वेंस उसका जिक्र कर रहे हैं, न पाकिस्तान जिक्र कर रहा है, न कोई तीसरा चौथा पांचवा देश जिक्र कर रहा है। तो वो 10 पॉइंट पर ही बातचीत होनी है और उन 10 पॉइंट सारे जो ईरान ने बनाए हैं वो अपने हिसाब से बनाए हैं, जो वो समस्याएं फेस कर रहा है या जो वो शर्तें मनवाना चाहता है वो उसमें शामिल है। और अब अमेरिका उन शर्तों पर बात करने जा रहा है। तो ये कितनी हास्यास्पद बात है अमेरिका के लिहाज से कि वो ईरान के सामने इस हद तक घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गया है कि उन्हीं की शर्तों पर बात करेगा इस्लामाबाद में। और अगर उन शर्तों पर बात करेगा तो बातचीत किस दिशा में जाएगी ये आप और हम बेहतर समझते हैं, क्योंकि उसमें अमेरिकी एजेंडा नहीं है, इजरायली एजेंडा नहीं है, उसमें विशुद्ध रूप से एजेंडा ईरान का है। और ईरान ने उसको इतने होशियारी से ड्राफ्ट किया है कि उसमें ठीक है कि अमेरिका के लिए भी गुंजाइश बनती है। जैसे अमेरिका की 2-3 चिंताएं प्रमुख हैं। एक जो कहने के लिए, हालांकि इन जो घोषित एजेंडा है उसके पीछे का एजेंडा कुछ और है, लेकिन हम अभी उसी पर रहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर बम न बनाने पाए, और ईरान उसके लिए तैयार है। पहले भी तैयार था कि हम लिख कर देने को तैयार हैं, समझौता कर भी चुका था पहले, एक बार और समझौते की हद तक पहुंच गया था जब इजराइल ने भांजी मार दी, लेकिन वो तो तैयार है। वो फतवा भी जारी कर चुके थे पिछले आयतुल्ला खामेनी, और इसको हराम भी मानते हैं ईरान में शिया लोग, और ये इस्लाम के ख़िलाफ़ भी है कि ऐसा कोई बम या हथियार बनाए जिससे बहुत सारे लोगों को इस तरह से नुकसान पहुँचे। तो वो तो शर्त स्वीकार करने में ईरान को कोई दिक्कत है ही नहीं। दूसरी जो शर्त है कि जो ईरान के प्रॉक्सीज़ हैं, हिजबुल्लाह है, यूती है, या हमास को भी जोड़ सकते हैं, या मिलिशियाज़ हैं जो इराक में या सीरिया में, उन सबको भी छोड़ना पड़ेगा। तो ईरान इसके लिए भी तैयार हो सकता है बशर्ते इजराइल किसी भी तरह का कोई हमला किसी पर ना करे, गारंटी दे अमेरिका, और दूसरे देश उसकी गारंटी दें कि ना अमेरिका ना इजराइल कोई भी हमला नहीं करेगा, और ना ही लेबनान पर कोई हमला इजराइल करेगा। इसमें गज़ा का मामला भी ईरान शामिल करेगा ही, गज़ा और फ़िलिस्तीन का, तो वहाँ भी मामला फंसेगा और वहाँ भी अमेरिका को दिक्कत पेश आएगी, क्योंकि वो भी इजराइल के लिए एक तकलीफ़ देह मुद्दा है। वो तो कब्ज़ा करना चाहता है वेस्ट बैंक पर भी, गाज़ा पर भी, और ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए लेबनान का हिस्सा भी चाहता है, सीरिया का हिस्सा भी चाहता है, जॉर्डन का भी चाहता है, मिस्र का भी चाहता है। तो वो तो उसका एजेंडा वो है। लेकिन जब बातचीत की टेबल में बैठेंगे जेडी वेंस, तो उन्हें तो एक प्रैक्टिकल सलूशन की तरफ जाना पड़ेगा, तभी कोई रास्ता निकल सकता है। अगर वो बातचीत फेल होती है तो ट्रंप के लिए बड़ी मुश्किलें पेश आने लगेंगी, क्योंकि उन्हें अभी मिड टर्म इलेक्शन फेस करना है। तो वो इस तरह से नहीं चाहेंगे कि बातचीत फेल हो जाए। दूसरी बात ये नहीं भूलना चाहिए कि बेशक पाकिस्तान ने एक मीडिएशन किया है, मध्यस्थता की है, एक बड़ा रोल प्ले किया है, इसको स्वीकार भी करना चाहिए। भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको स्वीकार करने
में परेशान हो रहे हैं या पाकिस्तान की इस सफलता को ईर्ष्या के साथ देख रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अंगूर खट्टे, आप नहीं कर पाए, आपकी सरकार नहीं कर पाई, भारत को इसमें दोष नहीं दिया जा सकता। भारत तो महाशक्ति है अपने आप में, उसकी ताकत है, उसका सही इस्तेमाल ये सरकार नहीं कर पाई तो ये सरकार की नाकामी है, देश की नाकामी नहीं है। और अगर कोई ढंग की सरकार आ जाए या यही सरकार अपने रवैये को बदल दे तो यही भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फिर से ताकतवर नज़र आने लगेगा। ताकत उसकी कहीं गई नहीं है। तो ये मोदी सरकार, जो कि उनके विदेश मंत्री ने कहा, ये हम दलाली नहीं करते, ये दलाली जैसा शब्द तो बहुत ही घटिया इस्तेमाल किया जयशंकर ने। उसकी जितनी भी लानत मलामत हुई है वो हम सब जानते हैं कि अंगूर खट्टे हैं, आपकी जो फजीहत हुई है, जो छीछा लेदर हुई है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो सब जानते हैं। आपकी कोई हैसियत नहीं रह गई है अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में, इसलिए आप अंदर से फड़फड़ा रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, बौखला रहे हैं, खिसिया रहे हैं, और यही भाषा निकली है। तो ये मोदी, प्रधानमंत्री मोदी सरकार की असफलता है। इसे अलग करके हमें पाकिस्तान की भूमिका को स्वीकार करना चाहिए। साथ ही ये भी स्वीकार करना चाहिए कि ये जो कुछ हुआ ये पाकिस्तान अपने दम पर नहीं कर पाया है। ठीक है, उसने एक ज़मीन तैयार की, लेकिन अगर चीन ने दखलंदाजी न की होती, चीन ने ईरान को फ्लेक्सिबिलिटी अपनाने के लिए न कहा होता, तो ये युद्ध विराम 7 तारीख की रात तक संभव ही नहीं हो रहा था। ये ख़त्म हो चुकी थी, ये प्रस्ताव सारे नेस्तनाबूद हो चुके थे और हमले की तैयारी दोनों तरफ से हो चुकी थी। तो ये चीन की भूमिका तो है ही, लेकिन हमारी जो मूल बातचीत है, ये आज की जो प्रोग्राम है, वीडियो है, वो इस बात पर है कि अमेरिका किस तरह से फंसा हुआ है। अमेरिका, जैसा मैंने पहले कहा, कि इस बात से फंसा हुआ है कि ईरान की उसी रिजीम से बात कर रहा है जिसको वो खारिज कर चुका था, जिसको वो ख़त्म करने की बात कर चुका था। दूसरा उसके सामने फंसे होने का एक सबूत ये है कि ईरानी एजेंडे पर उसको बात करने के लिए उतरना पड़ रहा है, अपने उपराष्ट्रपति को इसमें शामिल करना पड़ रहा है, और उपराष्ट्रपति उसके एजेंडे पर बात करेंगे। और उसके कोई ऐसे बिंदु हैं जिनमें अमेरिका को बहुत सारी दिक्कतें पेश आनी स्वाभाविक हैं, क्योंकि ईरान तो बहुत कुछ के लिए तैयार है, पहले भी तैयार था, अभी भी वो तैयार हो जाएगा। और जो उसकी मांगे हैं वो बड़ी जेन्युइन हैं कि अगर पूरे इलाके में स्थिरता रहनी है तो ये चीज़ें होनी चाहिए। और अगर उसमें ये शर्त भी शामिल होती है कि उस इलाके में अमेरिकी अड्डे जो कि तबाह भी हो चुके हैं वो हटने चाहिए, तो ये अमेरिका के लिए एक और बड़ी करारी हार होगी। हालांकि इसमें हमें नहीं लगता कि जीसीसी के देश, जो अरब ममालिक हैं, वो भी ईरान की इस शर्त को मानने के लिए तैयार होंगे। वो विरोध करेंगे, वो भी अपनी बात रखेंगे, वो भी इस वार्ताओं का हिस्सा वो भी बनना चाहेंगे और बनेंगे भी। और उस सूरत में शायद इतनी बड़ी मांग स्वीकार ना हो। लेकिन ये सारी चर्चा में आना ही अमेरिका के लिए एक दुःस्वप्न है, एक नाइटमेयर है कि ये सारी चीज़ें टेबल पर डिस्कस होंगी और ये तमाम जगह मीडिया में चर्चा में आएंगी। और ये जो कुछ हो रहा है इसमें अमेरिका तीसरे जो उसका फंसाव है वो ये है कि इस सब का फ़ायदा चीन को मिलने वाला है। चीन ने बड़ी चतुराई से बातचीत की टेबल पर अमेरिका को खींच लाया है, और अमेरिका के सर्वोच्च नेताओं में से एक जेडी वेंस इसमें उतारे जा रहे हैं, क्योंकि विटकॉफ और जो पीटर हेगसेट हैं, इनसे बात करने से मना कर दिया ईरान ने। ये भी एक ये दिलचस्प बात है कि ईरान ने साफ कर दिया कि इन दो नेताओं से बातचीत नहीं होगी, और ये दो नेता कुख्यात हैं प्रो इज़राइल, प्रो यहूदी होने के लिए, और एंटी ईरान के लिए भी ये जाने जाते हैं। तो इनको बातचीत से बाहर करना भी ये ईरान की एक बड़ी जीत है कि हम बात करेंगे। तो ये अपनी पसंद बता रहे हैं अमेरिका को कि बातचीत इनसे होगी, इनसे नहीं होगी। तो ये भी अमेरिका के लिए एक दुखदाई चीज़ है।
तो ट्रंप देखिए किस तरह से फंसे हुए हैं, अमेरिका किस तरह से फंसा हुआ है, ये बातचीत किस तरह से आगे बढ़े, इसमें बहुत सारे पेच हैं, पेचीदगियां हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अमेरिका का और ट्रंप का दांव इस पर बहुत कुछ लगा है कि अगर बातचीत नाकाम होती है, फिर से युद्ध की नौबत आती है, तो जाहिर है कि घरेलू स्तर पर जो उनकी दुर्गति हो रही है वो दुर्गति और बढ़ जाएगी, क्योंकि दोबारा जंग में जाना और भी ज़्यादा जनमत को विरोध में खड़ा कर देगा, और भी ज़्यादा जो इजराइल विरोधी भावनाएं अमेरिका में पैदा हो गई हैं, और ट्रंप के व्यवहार से जो वहाँ के सीनेटर्स और कांग्रेसमैन और कांग्रेस वुमेन एकदम से आक्रामक हो गए हैं, ट्रंप को आर्टिकल 25 के तहत हटाने की बात करने लगे हैं। ये जो स्थिति है वो और भी भयानक हो जाएगी अगर ये बातचीत नाकाम होती है, कहीं आगे नहीं बढ़ती है। तो बातचीत को कामयाब बनाना ये भी अब ट्रंप के सिर पर है, ट्रंप सरकार के सिर पर है, और ये एक उनका फंसे होने का एक और सबूत है। तो आप देखिए कि 5 बड़े ऐसे बिंदु हैं जिनसे ट्रंप ईरान के साथ बातचीत में फंसे हुए हैं, और ये पांचों चीज़ें ऐसी हैं जो उनकी हार की तरफ इशारा करती हैं, हर तरह से ये अंडरलाइन करती हैं कि ईरान ने किन किन मुद्दों पर अमेरिका को फंसाया, और हर फंसाव में ईरान की जीत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।